ये थोड़ा सा हैरान करने वाली बात है। हम एक ऐसी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं जहां तीसरा क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र का हिस्सेदारी बढ़ रहा है, लेकिन तृतीयक क्षेत्र में लोग संलग्न नहीं है। देखिए, यदि आप 10th पास हो और सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हो तो आप सबके लिए सुनहरा मौका है। हाल ही में एसएससी जीडी के लिए लगभग 25,000 पोस्ट की भर्तियां आ चुकी हैं। अपनी तैयारी को पुख्ता करने और इस एग्जाम में टॉप करने के लिए एडमिशन लीजिए राजन्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड में, जहां स्पेशली 10th पास ऐसे स्टूडेंट जो एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं उनके लिए स्पेशली डिजाइन किया गया यह कोर्स, जहां आपको मिलेंगे डेली प्रैक्टिस पेपर, साथ ही साथ एक्सपर्ट गाइडेंस और पेपर को क्रैक करने के लिए विशेष रूप से रणनीति। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूर्यभान सिंह और आप सभी का स्वागत है राजन्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। हाल ही में जो एसएससी जीडी के द्वारा 25,000 भर्तियां निकाली गई है या 25,000 पदों पर भर्ती होने वाली है, उसी को ही ध्यान में रखते हुए हमने आज से ही प्रैक्टिस क्वेश्चन का एक सीरीज निकाला है, जिसमें आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के बेस्ड एमसीक्यू। क्लियर है? अपनी तैयारी को और पुख्ता करने के लिए और टॉप करने के लिए एग्जाम में आप इस वीडियो सीरीज को फॉलो कीजिए और देखिए आपसे कितने क्वेश्चंस होते हैं। ओके, ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इकोनॉमिक्स के बहुत बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं, आप कर सकते हो। यूजुअली आपको आइडिया होना चाहिए कैसे क्वेश्चन के आंसर लेने हैं। ठीक, औपनिवेशिक भारत, अर्थात इसको से समझिए, जब भारत इंग्लैंड का गुलाम था तब भारत की भारतीय आबादी का लगभग 85% भाग अर्थव्यवस्था के इनमें से किस क्षेत्र पर निर्भर था। आप ऐसे ही अनुमान लगा सकते हो, जब भारत गुलाम था तो हमारी अर्थव्यवस्था का लगभग 85% भागीदारी कहां निर्भर थी? कृषि पर निर्भर थी। चूंकि आज यह उल्टा हो गया है, आज सर्वाधिक हिस्सेदारी हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की तृतीय क्षेत्र या टर्सरी सेक्टर, जिसे आप सेवा क्षेत्र कहते हो, वहां से आता है 56% के आसपास, और कृषि क्षेत्र से केवल 15 से 18%। याद रखिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के श्रमिक ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जो तृतीयक नहीं है? हम ये देखते हैं अर्थव्यवस्था के 3 मुख्य क्षेत्र हैं। पहला क्षेत्र जिसे आप कृषि क्षेत्र या प्राथमिक क्षेत्र कहते हो, दूसरा क्षेत्र जिसे आप उद्योग क्षेत्र, और तीसरा क्षेत्र जिसे तृतीयक या सर्विस सेक्टर भी बोलते हो। क्योंकि मध्य में है द्वितीयक क्षेत्र, इसीलिए इसको माध्यमिक क्षेत्र भी कहते हो। तो यह पूछा जा रहा है कि तृतीयक नहीं है। दोस्तों, तृतीयक क्षेत्र जहां आप पैसा देकर कुछ भी सेवा लेते हो या सर्विस लेते हो, जैसे मैं बोलूं रेलवे तृतीयक क्षेत्र, यातायात तृतीयक क्षेत्र, बैंकिंग तृतीयक क्षेत्र, संचार तृतीयक क्षेत्र, भंडार तृतीयक क्षेत्र, इसके अलावा बीमा तृतीयक क्षेत्र। अब देखते हैं, तृतीयक क्षेत्र नहीं है, संचार है, बैंकिंग है, परिवहन है, लेकिन चीनी मिल नहीं है, क्योंकि यहां होता है उत्पादन मतलब उद्योग कौन सा क्षेत्र? तृतीयक क्षेत्र। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा रोजगार के तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है? अगेन तृतीय क्षेत्र मतलब पैसा देना है और सर्विस लेना है। सूती कपड़े का उत्पादन नहीं, द्वितीयक। वानिकी, प्राथमिक। कृषि नहीं। टीचिंग, यस, टीचिंग में आप जो टीचर है उसको पढ़ाने के बदले क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है। कोचिंग भी एक तृतीय क्षेत्र है, जहां आप कोचिंग लेते हो उसके बदले पैसे देते हो। याद रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? जो भी एरिया है या जो भी क्षेत्र है जो प्राकृतिक संसाधन से जुड़े हुए हैं, वो सारे क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे कृषि पूरी तरह से प्रकृति से जुड़ा हुआ है। कृषि के अंतर्गत फसलें उत्पादन, वानिकी, फॉरेस्ट्री, मत्स्य, इसके अलावा खनन उत्खनन भी आता है। ठीक, देखिए, खनन उत्खनन यस प्राथमिक क्षेत्र, बैंकिंग तृतीयक क्षेत्र, शिक्षा तृतीयक क्षेत्र, वानिकी, अच्छा पूछा क्या देखो भैया, खनन प्राथमिक क्षेत्र पूछा है, खनन उत्खनन, खनन प्लस उत्खनन। विनिर्माण और निर्माण मतलब होता है कंस्ट्रक्शन, विनिर्माण मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग। क्लियर? तो विनिर्माण कौन से सेक्टर? द्वितीयक। शिक्षा तृतीयक, बैंकिंग तृतीयक, खनन प्राथमिक। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सर्वाधिक जनसंख्या निम्न में से किस क्षेत्र में नियोजित थी? ये थोड़ा सा हैरान करने वाली बात है। हम एक ऐसी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं जहां तीसरा क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र का हिस्सेदारी बढ़ रहा है, लेकिन तृतीयक क्षेत्र में लोग संलग्न नहीं है। कैसे हैरान करने वाली बात? जब कृषि क्षेत्र में 56% लोग निर्भर हैं, तो क्यों ना कृषि क्षेत्र में की जो भागीदारी है अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक होनी चाहिए? ऐसा विपरीत है। ये कृषि क्षेत्र में 56% लोग निर्भर हैं, लेकिन कृषि क्षेत्र की भागीदारी केवल 15 से 18 है। अब देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। 2011 के अनुसार कौन सा क्षेत्र?
प्राथमिक क्षेत्र। ये थोड़ी सी हैरान करने वाली बात है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में देखिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, तो दोनों के बीच में है, तो इसको क्या बोल रहे हो? माध्यमिक क्षेत्र। अंडरस्टैंड? अब माध्यमिक क्षेत्र मतलब उद्योग क्षेत्र। क्या होगा जी? उद्योग, कृषि प्रथम, स्वास्थ्य और बैंकिंग टर्सरी। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र के अधीन आता है? फिर से क्वेश्चन रिपीट। स्वास्थ्य तृतीय, शिक्षा तृतीय, बैंकिंग तृतीय, कृषि प्राथमिक क्षेत्र। भारतीय इस्पात प्राधिकरण स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड या सेल का एक उदाहरण है, या सेल एक उदाहरण है। सेल को आप सभी जानते हो, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, मतलब सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है। क्या होगा? कहां है? सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग। सेवा क्षेत्र किसी अर्थव्यवस्था का खालिस्तान का हिस्सा है, अभी बताया। तृतीय क्षेत्र, रिपीटेड क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा विभाग भारत की जीडीपी की गणना करता है? याद रखिएगा, इसको कहते हो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, CSO, लेकिन अब CSO प्लस NSSO को, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन को मिलाकर क्या बना दिए गए? NSO, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे, CSO और NSO। पहले CSO था, अब कर दिया गया NSO, राष्ट्रीय सांख्यिकी ऑफिस या बोलो। क्लियर? नेक्स्ट, आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक खालिस्तान में निरंतर वृद्धि है। यदि कोई भी देश आर्थिक विकास कर रहा है तो हम कहीं ना कहीं उसमें एक पैरामीटर लगाएंगे, क्या उसकी जीडीपी ग्रोथ कर रही है कि नहीं। तो यहां से याद रखिए क्या हो जाएगा? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदू वृद्धि दर, याद रखिए हिंदू वृद्धि दर किसके द्वारा दिया गया था? राजकृष्ण, एक अर्थशास्त्री हैं। ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है? तो अभी कौन सा है? वर्तमान में तृतीय क्षेत्र, जिसे आप 44 to 46% मान सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट, ये क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड है, इसके लिए समझना पड़ेगा आपको। नेट नेशनल प्रोडक्ट, तो याद रखिए, इसको मैं आसान कर देता हूं आपके लिए। नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालने के लिए सबसे पहले आपको जीडीपी निकालना पड़ेगा। ठीक। जीडीपी मतलब कहने का अर्थ यह है किसी एक वित्तीय वर्ष में निश्चित भौगोलिक सीमा के अंतर्गत वहां के निवासियों के द्वारा उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। सामान्य। अब इसमें निवासी दोनों हो सकते हैं, गैर भारतीय और भारतीय। अब अपने को निकालना है जीडीपी से जीएनपी। ठीक है, जीएनपी। तो जीएनपी क्या होगा? जब जीडीपी में विदेश में रह रहे भारतीयों की आय को जोड़ोगे और भारत में रह रहे विदेशियों की आय को घटाओगे तो क्या मिलेगा? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। याद रखना, अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में जब आप मूल्य ह्रास को या डिप्रिसिएशन को घटाते हो तब क्या मिलता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो देख सकते हो जीएनपी में यदि आप डिप्रिसिएशन को घटाते हो तब आपको क्या मिलता है? एनएनपी। इसे ही बोलते हो विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। क्लियर रहेगा? नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? अभी बताया, केंद्रीय सांख्यिकी आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय का गणना का प्रथम प्रयास किया गया था, आप सभी को पता होना चाहिए, दादा भाई नौरोजी ने। क्लियर? दादा भाई नौरोजी ने पहली बार भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास